Hello friends, welcome to CTAT English Pedagogy class. Here we will practice some of the multiple choice questions. First question is, which approach gives importance to interaction and real life communication? First is grammar translation method. Next, audio-lingual method, communicative language teaching, structural approach. So which will be the correct answer? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इंटरेक्शन में कैसा इंपॉर्टेंस मिलेगा. फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड, फिर आता है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सबसे इसमें बेस्ट लग रहा है बिकॉज कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल है. तो बेस्ट क्या है? दिस इज़ द करेक्ट आंसर. We will take this one. C. Communicative language teaching. Okay. Next we proceed to question number 2. Let me expand it so that you can see properly. Okay. The main purpose of teaching poetry at the primary level is to teach rhyme schemes, improve grammatical accuracy, डेवलप इमेजिनेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, मेमोराइज पोएम्स. अब इसमें से कौन सा ठीक हो सकता है? पोएट्री हम लोग प्राइमरी लेवल पे क्यों पढ़ाते हैं? मीन्स कविताएँ, उसका क्या मकसद हो सकता है? इसमें से सबसे सही कौन सा लग रहा है? ताकि बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़े, है ना. तो इट विल बी सेकेंड का हो जाएगा, डेवलप इमेजिनेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स. वी विल टेक दिस वन. Next, question number 3. Which of the following helps learners improve vocabulary most effectively? किस मेथड से या किस तरीके से vocabulary हम लोग बढ़ा सकते हैं? vocabulary क्या है? आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन क्या है? दैट इज़ vocabulary. डिक्शनरी लर्निंग, देन वर्ड लिस्ट, कंटेक्स्ट बेस्ड रीडिंग, रिपीटिशन ड्रिल्स. रिपीटिशन में क्या है? हम लोग बार बार किसी चीज़ को याद करते रहते हैं. ड्रिल्स मीन्स लर्निंग सिंपली. और डिक्शनरी से हम लोग मीनिंग्स ढूंढते रहते हैं. वर्ड की लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते हैं. तो इनसे कुछ नहीं होने वाला. हम लोग को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रीडिंग करनी चाहिए. मतलब कुछ संदर्भ हमें ऐसे पढ़ने चाहिए, ठीक है ना. जैसे प्रसंग संदर्भ हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, पढ़ने चाहिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा, तो वोकैबुलरी हमारी बढ़ेगी. हेयर वी सी विच इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इनकरेजेस. चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स जहाँ पर बच्चे पर मेन फोकस किया जाता है. ऐसे क्लासरूम में क्या अधिक होता है? कंपटीशन अमंग लर्नर्स, पैसिव लर्निंग, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरैक्शन, टीचर कंट्रोल. पैसिव लिसनिंग मतलब सुनना, और कंपटीशन होता है सबके बीच में, या इसमें हो जाएगा इंटरैक्शन. मेन चीज़ आपस में क्लासरूम में अगर बच्चों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ये नहीं कि खाली टीचर पढ़ा रही है और पढ़ा के चली गई. अगर बच्चों से सवाल जवाब किए जाते हैं, उनको एक्टिवली इंडल्ज किया जाता है, मीन्स उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हम कराते हैं, कुछ टेस्ट लेते हैं, कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे बच्चों का क्या होता है, या बच्चे आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक्सप्लोरेशन मतलब नई नई चीज़ें सीखते हैं, और इंटरेक्शन होता है मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट अधिक अच्छी तरीके से कर पाते हैं. तो आंसर विल बी एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5. Which skill integrates listening, speaking, reading and writing? इसमें कौन सा स्किल इंटीग्रेट करता है इन कलाओं को? लिसनिंग, स्पीकिंग, LSRW, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे. तो ये चीज़ किससे अधिक प्रखर रूप से सामने आती है? बताइए. इन आंसर्स को थोड़ा आप एक बार देखिए, थिंक करिए. डिक्टेशन ग्रामर एक्सरसाइज तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा. इसका मतलब स्टोरी टेलिंग ही हो सकता है, ठीक है. अगर कोई कहानी, जैसे पहले ज़माने में दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, तो कहानी सुन के भी बच्चे
बहुत कुछ सीखते थे। बहुत अच्छा सा एक उदाहरण है जो कि इतिहास में कहा जाता है कि शिवाजी ने अधिकतर चीज़ें अपनी माँ से जीजाबाई से ही सीखी थी। उनकी माँ ने उन्हें बहुत कहानियाँ सुनाई थी, उससे ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा पहले सुनता है, फिर उसके बाद उसको समझता है, ठीक है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर लिखता है। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी, ये हो जाएगा आपका स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनने से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन इज, ठीक है, द बेस्ट वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन इज थ्रू, मतलब उच्चारण कैसे सही हो सकता है, ये बच्चे सीख सकते हैं। एक्सप्लेनिंग फिनेटिक सिम्बल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, राइटिंग वर्ड्स रिपीटेडली, लर्निंग स्पेलिंग्स। इनमें से कौन सा उपयुक्त आंसर होगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट 7th, which of the following is not a feature of good evaluation। इसमें से कौन सा अच्छा इवैल्यूएशन मीन्स, जैसे पेपर देते हैं बच्चे तो इवैल्यूएशन होता है ना कि कैसे मार्क्स आए, बच्चे ने कैसा किया, उसको इवैल्यूएट करना। तो इसमें से गुड इवैल्यूएशन के लिए क्या नहीं ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूअस, कम्प्रिहेंसिव, ओनली समेटिव एंड चाइल्ड फ्रेंडली। तो इसमें है ओनली समेटिव, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन रूल्स आर मेमोराइज्ड, लर्नर्स यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट बुक्स आर फॉलोड, एरर्स आर स्ट्रिक्टली करेक्टेड। तो इसमें हो जाएगा लर्नर्स यूज़ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसमें रूल्स का खाली लर्न करने से कुछ नहीं होगा, टेक्स्ट बुक पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, और एरर्स को ठीक करने से भी कुछ नहीं होगा। उनको लैंग्वेज किसी संदर्भ में पढ़ना होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस डिस्करेज लैंग्वेज लर्निंग, discourages language learning? Group discussion, peer interaction, fear of making mistakes और role play। इसमें ग्रुप डिस्कशन डिस्करेज लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये एक तरह से बाधक बन सकता है। ग्रुप डिस्कशन तो बाधक नहीं होगा, इससे तो फ़ायदा होता है। पीयर इंटरेक्शन मतलब आपस में बच्चों का मिलजुल कर काम करना, उसी को पीयर इंटरेक्शन बोलते हैं। रोल प्ले, इन सब से तो फ़ायदा ही होता है। इसका मतलब नुकसान किससे होगा, सी वाला, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलती करने से वो बचते हैं या डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th कम्स हियर, द टीचर्स रोल ड्यूरिंग ग्रुप वर्क शुड बी, ग्रुप वर्क के समय टीचर का क्या रोल होना चाहिए। करेक्ट एवरी एरर, हर गलती को सुधारना, रिमेन इनएक्टिव, या टीचर कुछ नहीं करेगा उसमें, इनएक्टिव बैठा रहेगा, फैसिलिटेट एंड गाइड लर्नर्स, अच्छा सीखने वालों को वो इसमें फैसिलिटेट करेगा। एक वर्ड और भी होता है फेलिसिटेट, दोनों ही यूज़फुल होते हैं बच्चों के लिए। लेक्चर कंटिन्यूसली, या टीचर हमेशा कंटिन्यूसली लेक्चर मेथड में पढ़ाता ही रहेगा। तो इसमें बहुत ही इजी है ये 10th वाला, फैसिलिटेट एंड गाइड लर्नर्स, बच्चों को सुविधाएं देगा और समझाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्ट्रैटेजी बेस्ट सपोर्ट्स स्लो लर्नर्स इन इंग्लिश। एक्स्ट्रा होमवर्क, किस मेथड से जो धीमे सीखने वाले बच्चे हैं इंग्लिश में उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क, पनिशमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन एंड स्कैप फोल्डिंग, इग्नोरिंग एरर्स। नाउ अगेन दिस इज़ अगेन वेरी इजी। एक्स्ट्रा होमवर्क देने से भी कुछ नहीं होना है, पनिशमेंट देने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, और गलतियों को इग्नोर करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे को अलग से ध्यान देना पड़ेगा, और उनको स्कैप फोल्डिंग मीन्स सपोर्ट देना पड़ेगा हर चीज़ को सीखने के लिए। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Next, 12th. 12th, using real life materials like newspapers and posters in class is called structural teaching, drill method, use of authentic materials, grammar teaching. इसमें से हो जाएगा यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल्स, क्योंकि इन चीज़ों को हम यूज़ करके, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह है और भी TLM वगैरह है, इनको यूज़ करके हम सही कर सकते हैं. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. विच असेसमेंट टूल हेल्प्स रिकॉर्ड कंटिन्यूस प्रोग्रेस. कंटिन्यूस प्रोग्रेस बच्चे में हो रही है या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं. इसके लिए एनुअल एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट, पोर्टफोलियो, बोर्ड एग्ज़ाम, कौन सा सही रहेगा. नेचुरली पोर्टफोलियो इज़ द करेक्ट आंसर. अगेन नेक्स्ट, errors in pronunciation of second language learners mainly occur due to. सेकेंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए हिंदी ही पहली लैंग्वेज होती है. तो एरर्स इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में जो गलतियाँ होती हैं वो मेनली क्यों होती है. केयरलेसनेस की वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग, क्योंकि हिंदी ही ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें हिंदी ही ज़्यादा आती है. लैक ऑफ इंटेलिजेंस, उनमें बुद्धि की कमी है. पुअर टेक्स्ट बुक्स ख़राब है. इनमें से सिर्फ इन्फ्लुएंस ऑफ मदर लैंग्वेज, ये वाला सही आंसर होगा. ओके. द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग इज़. सक्सेसफुल लैंग्वेज, भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या हो सकता है. करेक्ट आंसर्स इन एग्ज़ाम में सही आंसर लिखना. एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली, हम अपने विचारों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, साझा कर पाएँ. राइटिंग लॉन्ग आंसर, बहुत लंबे आंसर लिखना. मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, ग्रामर के नियम लर्न करना. इनमें से कुछ भी इतना सही नहीं है. वैसे तो इसमें से बाकी भी ये चल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट इंडिकेटर पूछा है, इसमें से कौन सा सबसे अधिक अच्छा है. तो नेचुरली एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज़, अगर हम अपने विचारों को साझा अच्छे से कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा सीखना सार्थक है. दैट्स ऑल. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके फ्रेंड्स, so thank you for being with me and be ready for next class of pedagogy. Till then, bye bye.